रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, खुशखबरी है क्रिकेट शायकीन के लिए। आज से आप क्रिकेट के स्टेडियम्स में जाके PSL 11 के मैचेस को बराह रास्त देख सकेंगे और टिकट है सिर्फ 500 रुपये। बिल्कुल जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के प्ले ऑफ मरहले के दौरान तमाशाइयों को अब स्टेडियम में मैचेस देखने की मशरूत इजाज़त दे दी है। और वज़ीर-ए-आज़म से हम मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है और उन्होंने बताया है कि प्ले ऑफ के तीनों मैचेस भी शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में जाकर इंजॉय कर सकेंगे। इससे पहले ये था कि फ़ाइनल मैच जो होगा वो ही सिर्फ स्टेडियम में जाकर देखा जा सकेगा, लेकिन अब मुल्क में जारी क्योंकि किफ़ायत शुआरी मुहिम भी है, उसी के पेश नज़र एक अहम शर्त भी आयद कर दी गई है। वो ये है कि वज़ीर दाखिला के मुताबिक शायकीन को स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, ताकि पेट्रोल की बचत की जा सके, ईंधन की बचत मुमकिन बनाई जा सके। और उन्होंने जोर भी दिया है कि शहरी हत्तुल इम्कान ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज करें और कौमी सतह पर तवानाई बचत मुहिम का हिस्सा भी बनाएं। वैसे हमें जो मशवरा दिया जा रहा है, काश के हुकूमत खुद भी उस पर अमल कर सके, लेकिन बात चलें हुकूमत खुद भी अपने ट्रैवल के लिए अगर साइकिल इस्तेमाल करे तो इससे अच्छा आइडिया बिल्कुल हो नहीं सकता। और हमेशा आवाम से ही कुर्बानी ली जाती है। चलें इस बार भी सही, और भी बहुत सी कुर्बानियां हैं जो कि इस वक्त मतलूब हैं आवाम से, जिस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आगे चल के। लेकिन टॉप 5 स्टोरीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले जिस स्टोरी का जिक्र होगा वो है अमेरिका को कोई ऐसी नहीं है जनाब कि जिसमें एटमी हथियार बनाने की इजाज़त ईरान को दी जा सके। तो इस हवाले से तर्जुमान व्हाइट हाउस, क्या ये मौक़िफ़ सामने आया? सदर ट्रंप की रेड लाइंस उन्होंने कहा है कि वाज़ेह हैं। वो रेड लाइंस क्या हैं उस पर भी तफसील से बात होगी। उसके बाद बात होगी स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.50% से बढ़कर 11.50% कर दी गई है। इसको बढ़ाने का मकसद क्या है, क्या तौजीहात पेश की जा रही हैं इसको बढ़ाने के पीछे, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी पेट्रोलियम मसनूआत की, जिसमें कीमतों में इजाफे के असरात, अशिया खुरनोश की कीमतों पर भी अब उसके असरात आने शुरू हो चुके हैं। अशिया ज़रूरियाँ हों, सब्जियाँ हों, फल हों, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और फिर हम ये भी देखते हैं शाल कि जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो जब रेट कम भी हो जाएं फूड प्राइसेस के, तो उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती। तो किस तरह से अवाम अब सामना करेगी इस महंगाई के भरपूर तूफ़ान का, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद बात होगी मरियम नवाज़ का सूबे में फिल्मी सनत के फ़रोग के लिए बड़े और इनकलाबी मंसूबे का ऐलान। क्या कुछ है इस मंसूबे के अंदर और किस तरह से इसको फ़रोग दिया जाएगा इस सनत को, इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे। जी हाँ, और आखिर में हम आपको खुश करेंगे। लोगों को खुश करने की आदत कैसे छोड़ी जाए इस पर बात करेंगे, क्योंकि आप सबको प्लीज़ करने के चक्कर में, सबको खुश करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें गलत भी कर जाते हैं। तो किस तरह से लोगों को ना कहना सीखा जाए, ना कहना कितना ज़रूरी होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो सारे प्रोग्राम्स आज के टॉपिक में शामिल करेंगे। और सबसे पहली जो हमारी गुफ्तगू का महवर रहेगी बात, वो है इस खित्ते में होने वाली जंगी सूरत हाल, जिसके अंदर अब बैकडोर लगता है कि डिप्लोमेसी चल रही है। जो मुज़ाकरात का दूसरा बाज़ाब्ता दौर होना था वो तो नहीं हो सका, लेकिन 24 घंटे में 2 बार हमने देखा कि अब्बास सिरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो पाकिस्तान आए। वो इससे पहले ओमान भी गए, फिर उसके बाद वो रशिया में थे गुज़श्ता रोज़। तो उम्मीद ये की जाती है कि कोई पेशरफ्त हो जाए, लेकिन अब भी वार्निंग्स दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि दी जा रही है। बिल्कुल। और ईरान की जानिब से तो जो तजावीज़ दी गई हैं वो भी अमेरिका की जानिब से देखी गई हैं, लेकिन जो ये तजावीज़ है उसमें ये कहा गया है कि हम आबनाए हुर्मुज़ तो खोल देते हैं, लेकिन आप हमें जोहरी हथियार का हसूल उससे ना रोका जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ये कहती हैं कि अमेरिका किसी भी सूरत इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और ईरान को जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी, माहिर आलमी अमूर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और फ़ानी साहब, आप इसे जानेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले आबनाए हुर्मुज़ की बात थी, आबनाए हुर्मुज़ का डेडलॉक भी टूट गया। अब ईरान ये अपना जो पहली तजवीज़ उन्होंने दी है वो यही है कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हैं, नॉर्मल जैसे पहले खुला रहता था, और उसकी साथ ही आप हमें जोहरी हथियार के हसूल से ना रोकें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप या वाइट हाउस का जो मैसेज है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि जी हम आपको जोहरी हथियार का हसूल इससे रोकेंगे भी और आपको ये कभी भी हासिल नहीं करने देंगे।
समझते हैं कि अब ये डेडलॉक लग गया है, या अमेरिका अगर चाहता ही नहीं है तो फिर तजावीज़ इधर से आ रही हैं या उधर से आ रही हैं, डेडलॉक कभी एक चीज़ पर कभी दूसरी पर यूं ही बरकरार रहेगा? देखें, ये जो मुज़ाकरात के मामलात हैं ना, ये आप समझें कि अपनी फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका की तरफ ये जो कहा जा रहा है ना कि हम इस चीज़ को न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो ईरान ने भी ये नहीं कहा। ईरान ने ये कहा है कि आप पहले मरहले में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम खोल लेते हैं और आप नेवल ब्लॉकेड को उठा दें। हाँ, क्योंकि दुनिया जो सबसे पहला प्रॉब्लम जो दुनिया इस वक्त फेस कर रही है ना, वो इकॉनमी है। और इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी पूरी दुनिया का प्रेशर है और ईरान के ऊपर भी इसका प्रेशर है। लिहाजा पहली स्टेज के ऊपर कहा यह जा रहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलते हैं, आप नेवल ब्लॉकेड को उठा लें, लेकिन जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से बातचीत है ना, वो हम मरहलावार बाद में कर लेंगे। मतलब इसको आप डिले कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल के और जो मुस्तकिल जंग बंदी जो है ना, ये कर दी जाए। मतलब ये वो प्रपोजल है जो कुछ दिन पहले जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा जो थिंक टैंक है, उसकी तरफ से भी बिल्कुल इसी तरह का प्रपोजल जो है वो 26 अप्रैल को दिया गया था कि अगर ये दोनों फ्रीकैन जो हैं ये जंग बंदी की तरफ आना चाहते हैं या दुनिया के जो माइशत का टाइटैनिक जो डूब रहा है उसको बचाना चाहते हैं, तो उनको पहले मरहले में जिस बात के ऊपर सबसे बड़ी जो डेडलॉक का मसला बन रहा है वो है आपकी न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रॉब्लम। तो इनको आप दूसरे मरहले में जाकर डिस्कस करेगा। पहले मरहले के अंदर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और नेवल ब्लॉकेड को डॉक्टर इरफान फानी साहब, आपके ख्याल में ये जो तमाम एक्सरसाइज हुई है, 60 दिन से ज़ायद हो चुके, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में देख लें, आवाम की कमर टूट गई महंगाई की वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ पे चले गई, सोना, फ्यूल प्राइसेस और तमाम जितनी भी अशिया खुरनोश हैं वो कहाँ पर पहुँच गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो इस जंग से पहले भी खुली थी और मुज़ाकरात जोरी हथियारों के हुसूल के हवाले से, अफसुदा शुदा यूरेनियम के हवाले से पहले भी उसमें लचक का मुजाहरा ईरान की तरफ से किया जा रहा था। उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, इसमें हम लचक नहीं दिखाएंगे। तो फिर अपनी साख को भी डोनाल्ड ट्रंप ने मुतासर किया। अपने जो भी वेपन्स, जदीद तरीन और महंगे तरीन वेपन्स हैं, वो कितने वल्नरेबल हैं, वो चाहे दिफाई निज़ाम हो, थाड हो या आयरन डोम हो, या जितना भी उनका सारा साजो सामान है वो भी रिलायबल नहीं है। ये सारा कुछ करने के बाद उसी पॉइंट पे दोबारा से आना जहां से बात शुरू हुई थी, हासिल क्या हुआ इसका? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ना अपने जो पत्ते हैं ना, वो बड़ी सोच समझ के वो अपने पत्ते खेल रहा है। और इधर से जो इराकी साहब हैं उनकी भी आप जितनी एक्टिव और शटल डिप्लोमेसी आपने गुज़िश्ता 2-3 रोज में देखी है, तो ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि मुज़ाकरात बीच में ठीक है ज़रा थोड़ी देर के लिए तातुल का शिकार होते रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म कभी भी नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात जो है वो अंडर द टेबल जो सीक्रेट डिप्लोमेसी है वो जारी रही है और पाकिस्तान अपना रोल प्ले मुस्तकिल करता रहा है और करता रहेगा, जैसे शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे। लिहाजा ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है, ये दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के ऊपर अपना लिवरेज शो कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है मेरे पास सारे पत्ते हैं। वो कौन से पत्ते हैं जी? मैं नेवल ब्लॉकेड जो है वो मैं लगा सकता हूं, मैंने लगाया हुआ है, मैं नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी गुजारिश ये है फानी साहब कि इस तमाम एक्सरसाइज का हासिल क्या हुआ? यहीं से बात शुरू हुई थी, ओमान में भी यही सारी चीजें तय हो चुकी थी, उसके बाद हमला किया गया, तो इससे हासिल क्या किया दोनों फरीकियन ने? देखिए, अमेरिका और इसराइल, जी अमेरिका ने तो इसमें बहुत कुछ खोया है। अमेरिका की अपनी जो साख है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल साख है, और अभी कांग्रेस की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो चुका है कि 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आप अब दोबारा से जंग को रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। चीन का दौरा भी सामने है डोनाल्ड ट्रंप के, जून के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप भी अमेरिका में होने वाला है और मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने इस जंग में अभी तक खोया है और आलमी सतह पर जिस तरीके से उसकी डिस्टेंसिंग हो रही है यूरोप के साथ से, और अब यूरोप भी अपना एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी प्लान लेके आया है जिसमें 800 बिलियन यूरो जो है री आर्म्स द यूरोप के नाम से उन्होंने वो कल ही उन्होंने इसको डिस्कस किया है। तो कहने की बात यह है कि अमेरिका ने अपने जो मिडिल ईस्टर्न अलाइज थे उनको भी अपने आप से दूर कर लिया। अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है, वहीं पर ईरान ने बहुत कुछ गेन भी किया है। जहां उनका जानी नुकसान बहुत हुआ है, बहुत कुछ फाइनेंशियली उन्हें धचके पहुंचे हैं, वहीं पर अगर हम देखें तो उन्होंने गेन भी बहुत कुछ किया। उन्होंने इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया है कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं, और न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि ईरान को, जिसको सैंक्शंस का सामना था, जिसको पाबंदियों का सामना था, जिसके साथ तिजारत ट्रेड सब बंद था, जो कहीं किसी के साथ कोई हथियार खरीद नहीं सकता था, उनके साथ तिजारत नहीं
कर सकता था, उनको ऑयल नहीं बेच सकता था। इसके बावजूद वो जिस तरह से उन्होंने सामना किया, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ पर जमाए रखा। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा दोनों, जिस तरह से फ्रीकैन इस वक्त आप कह रहे हैं कि फाइनल राउंड की तरफ पहुँच रहे हैं, ये मुज़ाकरात जो अभी हम देख रहे हैं बयानात सामने आ रहे हैं, ये फाइनल राउंड की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अगर फाइनल राउंड की बात करें तो समझते हैं आपके चाइना के दौरे से पहले पहले ये फाइनल दौर भी मुकम्मल हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो जाएगी, या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है? और कितना टाइम मज़ीद और दरकार होगा इन मुज़ाकरात को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए? जी विशाल, प्रेशर ना दोनों तरफ बहुत ज्यादा है इस वक्त। अगर आप ईरान की भी बात करें ना तो आपको याद होगा जनवरी के अंदर कोई 1.5 लाख ईरानियन करेंसी जो थी वो $1 के बराबर थी, और 40 दिन की जंग के बाद वहाँ पे इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तकरीबन $270 बिलियन का तखमीना खुद ईरानियन रियासत ने ये लगाया है कि जंग के अंदर हो चुका है, और उनकी माईशत और नेवल ब्लॉकेड ने आके तो बिल्कुल आप कह लें कि उनका जैसे कहते हैं ना हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर दिया है। और अब पाकिस्तान ने उनके लिए एक ट्रांजिट जो रूट है वो इनको दिया है, ताकि वो अब इस वक्त ईरान एक तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड की वजह से वो बिल्कुल किसी भी रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो पाकिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी जो मसनूआत है उनको भेज सकता है या दरामद भी कर सकता है। तो हालात जो है वो ईरान के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि चीन का जो दौरा है वो अमेरिका की तारीख के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इटसेल्फ बहुत ज्यादा अहमियत और ये आपने बात ठीक की है फानी साहब कि चीन का दौरा भी है, और 1 मई से पहले वो लिवरेज डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है, और उसके बाद फिर उन्हें अप्रूवल चाहिए होगी कांग्रेस की अगर वो इस जंग को आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक मामला उनके सर पर लटक रहा है तलवार की तरह। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि फाइनल राउंड की तरफ तो जा रहे हैं फरीकैन, लेकिन ये जो तीनों एयरक्राफ्ट करियर्स हैं लगभग 23 से 25 साल के बाद ऐसा हुआ है इराक जंग के बाद कि अमेरिका ने अपने तीनों एयरक्राफ्ट करियर्स को मशरक़ वस्ता में भेज दिया है। USS अब्राहम लिंकन हो, जॉर्ज W बुश हो या जेराल्ड फोर्ड हो, और साथ में रूसी मीडिया, रूसी तहकीकाती इदारे ये भी कह रहे हैं कि मुसलसल जो असलहा के साजो सामान है, जो ताज़ा खेप है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भी मशरक़ वस्ता में अमेरिका राजदारी के साथ भिजवा रहा है। तो ये भी दबाव डालने के टैक्टिक्स हैं या फिर किसी और बड़ी तबाही या बड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से? वो देखो जैसे कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब दोनों फ्री कैन की कोशिश तो यही है कि हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और अल्टीमेटली एक डेटर्स को क्रिएट करने के लिए हमेशा ये जो तैयारा बरदार बहरी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो हमेशा पूरे समंदरों में मूव करते रहते हैं। कभी आपको वो साउथ चाइना सी के पास नजर आएंगे, कभी आपको पैसिफिक ओशन में, कभी अटलांटिक ओशन में और कभी इंडियन ओशन के अंदर। और करंटली ये तीनों जहाज़ों का इस खित्ते के अंदर होना, अमेरिका जो है वो अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है, जो हमेशा से करता है कि और जो रूस है और या चीन है उनको भी एक तरह से एक पैगाम दिया जा रहा है कि आपने बीच में डायरेक्ट इसमें नहीं पढ़ना। और कल आप देखते हैं कि जब इराकी साहब रूस गए थे तो रूस ने भी ये कहा था कि हम जो है वो ईरान के शाना बिशाना खड़े हैं, और क्योंकि उनका कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है ईरान के साथ रूस का कि उसके अंदर वो मिलिटरीली इसमें अंदर आ सकें, लेकिन वो आप देखते हैं कि सफारती सतह पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट चीन की और रूस की हमेशा से हासिल रही है ईरान को, और इस सारी जंग के लेकिन इस बार तो किस तरह से रूस ताउन कर सकता है? अभी से पहले पाकिस्तान ही मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि ओमान में भी दौरा किया गया अब्बास अरागची की तरफ से और रूस का भी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर आलमी अमूर डॉक्टर हसैन साहब। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये कितना मौसर हो सकता है ये जो शटल डिप्लोमेसी की जा रही है? इससे पहले सारा कुछ बड़ी राजदारी के साथ पाकिस्तान में हो रहा था, इवन पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि मुज़ाकरात में कितनी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद के शहरी हों, पाकिस्तान के शहरी हों, उन्होंने सिक्योरिटी उमूर की वजह से भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन कोशिश यही थी कि इस खत्ते में, इस दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान एक मौसर किरदार अदा कर सके। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के करीब आते दिखाई दे रहे हैं दोनों ममालिक, और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि मैंने इस सवाल फ़ानी साहब से भी किया कि तीनों एयरक्राफ्ट करियर्स को 23 से 25 साल के बाद मशरक़ वस्ता में भेजना, राजदारी के साथ असले का साजो सामान, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को यहाँ पे भेजना, क्या एक और धोखा दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से और एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, या फिर ये दबाव डालने के टैक्टिक्स हैं? हम उम्मीद करें कि कुछ दोनों फरीक़ें जो हैं किसी नतीजे पर पहुँचने के करीब हैं। पहले बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को। देखिए, आप ये देखिए कि इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, ये जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के साथ, तो 1962 में तकरीबन अमेरिकन 119 शिप्स ने हिस्सा लिया था।
उसमें ऑलमोस्ट 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, सबमरीन्स थी, और वो अटलांटिक ओशन भी और कैरिबियन के अंदर भी। और उन्होंने क्वारंटाइन किया था, और उस ब्लॉकेड बड़ा सक्सेसफुल नजर आया था, जिसपे सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों बातचीत के ऊपर बैठे थे। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दोनों ने टर्की से अमेरिका ने निकाले और क्यूबा से सोवियत यूनियन ने निकाले। अब ये जो नेवल ब्लॉकेड है प्रेसिडेंट ट्रंप का, इनफैक्ट इसमें न इतनी बैटल शिप्स हैं, गालिबन आपके 3 इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे पहुंच रहे हैं, जिसमें जेराल्ड फोर्ड का नाम आ रहा है, और इसके अलावा अब्राहम लिंकन, दूसरा जॉर्ज क्या डब्ल्यू नाम बुश। है, इब्राहम लिंकन है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। जी हाँ, ये 3 हैं, तो इतनी बड़ी तादाद एक तो है नहीं। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मखमसे का शिकार है। एक तरफ वो जंग नहीं भी चाहते, लेकिन वो ईरान के साथ कोई नाकाम डील भी नहीं करना चाहते, बिकॉज अगर जंग करते हैं तो इससे दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आती है, और उसमें अमेरिका के दोस्त ममालिक शामिल हैं। और अगर पीछे हटते हैं तो उस सूरत में आप देखते हैं कि विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़ी शदीद तनकीद होगी, और इम्पीचमेंट की बातें भी चल रही हैं। तो वो भी ऐसी कैफियत नहीं चाहते ताकि उनको एक मुकम्मल शिकस्त हो जाए मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर। तो लिहाजा उनका फैसला ये है कि न फैसला किया जाए, खामोश रहा जाए। हालांकि ईरान ने, अब आप देखिए ना कि माजी के अंदर आपको अमेरिका की सफारतकारी भरपूर नजर आती थी। होना तो ये चाहिए था कि मार्को रूबियो का विजिट होना चाहिए था खित्ते के ममालिक का, उनका नहीं हो रहा। अब्बास इराची का विजिट हो रहा है, पाकिस्तान, ओमान, रशिया, टेलीफोन। डॉक्टर साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ईरान जहां पर अब जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त नेवल ब्लॉकेड के बाद उन्हें जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त ईरान को ज़्यादा करनी पड़ रही है। अमेरिका का इस वक्त कुछ नहीं जा रहा। साख जो अपनी ख़राब करनी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या अमेरिका की करनी थी, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। जितना धचका उन्हें लगना था अमेरिका को लग चुका है। अब ईरान जो है वो इस वक्त शिकंजे में आ चुका है जब से नेवल ब्लॉकेड लगा है। अगर ईरान अभी सफारती कोशिशें नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कोशिशें कर रहा है, तो अमेरिका तो पहले भी नहीं चाहता। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि एक तरफ वो चाहते हैं कि जंग नाम तूल पकड़े, मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, दूसरी तरफ फिर वो ये चाहते हैं कि ये जंग जो है इसी तरह से चलती रहे, उन्हें जवाब भी ना देना पड़े। अगर ये इसी तरह से तूल पकड़े रखता है मामला, किसी करवट ऊंड नहीं बैठता, तो फिर क्या होने जा रहा है? क्या किसी बड़ी आलमी जंग का भी हमें सामना करना पड़ सकता है? अगर जिस तरह से वो अपने तमाम साजो सामान के साथ तैयारी भी कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ तैयारी भी कर रहे हैं, तो यही मामला एक बार पहले भी हो चुका है। मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को बुलाने के बाद उन पर धावा बोला गया है। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह का अगर देखने को मिलता है तो फिर उसके असरात पूरी दुनिया पर ही देखने को मिलेंगे? पाकिस्तान का उसमें किरदार क्या होगा? देखिए, नुकसान दोनों का हुआ है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई है, और डेमोक्रेटिक नेशन में आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका को। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, और एक 45 साल पुराने जहाज के साथ F-5 के साथ जो ईरानियों ने अटैक किया है अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के अंदर, उसकी तबाही के मनाजिर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और फिर इजरायली आर्मी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसके ऊपर भी खुद चैनल 13 जो इजराइल का है, उसने वो वीडियो लीक की है जिसमें इजरायली जनरल मिन्नतें और तरले करते नजर आए हैं पेंटागन के जनरल के कि इंटरवीन करें और हम कोलैप्स करने लगें, और उन्होंने अमेरिकन ने इनकार किया है। दूसरी तरफ ईरान का भी इनफैक्ट 270 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और उसको कम से कम 5 से 8 साल चाहिए दोबारा रिवाइव होने के लिए। जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब और स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, 750 तो स्कूल्स हैं जिनको टारगेट किया गया है। उसके अलावा 3 लेयर्स हैं लीडरशिप की, उनकी शहादतें हुई हैं। तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, और बल्कि मैं ये कहूंगा नुकसान पूरी कौम का, पूरी दुनिया का हो रहा है। वो लोग जो ईरान के साथ खड़े हैं और वो ममालिक जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, उन सब का हो रहा है। यानी चाइना की 50% ऑयल की तरसील यहाँ से आती है, 18% यूरोप की आती है, 75% जापान की आती है, 60% साउथ कोरिया की आती है। जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये अमेरिका के दुश्मन तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, नुकसान तो हो चुका, पूरी दुनिया ने भी देख लिया, दोनों ममालिक का अच्छा खासा नुकसान हो चुका। लेकिन अब अगर जिस तरह से आप कह ही रहे हैं कि लगता नहीं है कि वो एक तरफ तो चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि ना भी हो, तो अगर नहीं होते कामयाब तो उन्होंने चाइना का दौरा भी करना है, कितना तूल पकड़ सकता है? पाकिस्तान को अब क्या किरदार अदा करना होगा?
देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इस वक्त डायलेमा के शिकार हैं। अगर वो एक नाकारा डील करते हैं और वो डील वही होती है जो JCPO या ओमान ने सजेस्ट की थी, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या बताएंगे कि मैंने क्यों हमला किया। और अगर मिसाल के तौर पे जंग करते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी में उतनी सख्त नहीं है, पेंटागन के अंदर खामोश बगावत है और फिर इत्तेहादी साथ दे नहीं रहे, तो इस वजह से वो फैसला न करना जो है यही उनका फैसला है ताकि इस मामले को फिलहाल चलाया जाए। और दूसरी तरफ ईरान की कोशिश ये, जब ईरान ये समझता है कि अमेरिका एक मुश्किल हालात में है, तो इस वजह से उन्होंने 3 फेज फार्मूला दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स फिलहाल सस्पेंड करें, ब्लॉकेड को आप खोलें। अमेरिका न्यूक्लियर टॉक्स को कैसे सस्पेंड करेगा? हालांकि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम या ईरानी जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है। अमेरिका का मकसद सिर्फ चाइना की सप्लाई लाइन को सीवियर करना था। ये डिमांड्स तो इजराइल की हैं या कुछ GCC ममालिक की हैं, लेकिन अब आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और दुनिया को तो बताना है कि भाई मैंने क्यों दावा बोला था ईरान के ऊपर। तो वो न्यूक्लियर जो इशू है उसको लाना चाहते हैं। ये जो अब्बास इराक्ची साहब की मूवमेंट है ओमान में जाना, रशिया में जाना, इसके 2 मकासद हैं। एक मकसद तो खित्ते की सूरत हाल डिस्कस करना है, दूसरा जो पुराना ओमान की जो मीडिएशन के अंदर जो फ्रेमवर्क बना था जिसको पाकिस्तान लेके आगे चला था, उसको इंटैक्ट रखना है। और तीसरा ये कि पुतिन के अच्छे ताल्लुकात हैं सदर ट्रंप के साथ भी और ईरानियों के साथ भी और इजराइल के साथ भी। उन्होंने लास्ट टाइम ऑफर दी थी कि यूरेनियम हम रख लेते हैं, तो अगर वो यूरेनियम रख लेते हैं तो खामोशी के साथ ये मामला भी हल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा, देखें बज़ाहिर जो स्टेटमेंट आती है ना, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंजम्पशन के लिए, ईरान पे भी इंटरनल प्रेशर्स हैं और दोनों ने अपने आवाम को भी जस्टिफाई करना है, अपने मुखालफिन को, अपनी अपोजिशन को भी जस्टिफाई करना है कि इस जंग में उनकी जीत हुई है और मुखालिफ की हार हुई है। किस तरह से मुमकिन होगा ये तो चंद दिन बताएंगे, चंद घंटे बताएंगे या चंद हफ्ते बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद थे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन का तज्जिया भी यही है और भी यही है कि अगर ये जंग मजीद बढ़ती है, इसको तूल दिया जाता है, तो उसकी कीमत दोनों को बहुत भारी अदा करना पड़ेगी। बिल्कुल। और अब अमेरिका ने जंग पहले शुरू की है, जवाब अब ढूंढ रहे हैं कि हम अब क्या जवाब दें कि जंग हमने क्यों शुरू की थी। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जल्दी खत्म होता हुआ ये मामला हमें नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% इजाफा कर दिया है और इस इजाफे के बाद पॉलिसी रेट 10.5% से बढ़कर अब 11.50% हो गई है। और ये फैसला मरकजी बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया है और इसका मकसद बढ़ती हुई महंगाई और माशी गैर यकीनी सूरत हाल को कंट्रोल करना था। लेकिन इस फैसले से मजीद कितनी महंगाई आएगी ये हुकूमत ने हमें नहीं बताया। बिल्कुल जी, और ये हुकूमत आपको बताएगी भी नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और अगर जिन लोगों ने कर्ज़ ले रखा है उनको शरह सूद भी बढ़ा दिया जाएगा तो फिर उनकी कमर मज़ीद टूटेगी, क्योंकि वो शरह सूद बढ़ने के बाद वो किस तरह से उस अमाउंट को वापसी उसकी हो पाएगी। ये सब कुछ हम जानेंगे। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं हमारे साथ। वेलकम टू शो कहेंगे हारून शरीफ साहब आपको। हारून शरीफ साहब, इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये शरह सूद में जो 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है, और क्या ये जो अब कर्ज वगैरह लेंगे, हाउसिंग स्कीम्स हैं, डिफरेंट किस्म के लोग कर्ज लेते हैं, उन पर लागू होगा या जो पहले से चल रहे स्कीम्स या प्लान्स हैं उन पर भी लागू होगा? इस हवाले से भी बताइएगा और बुनियादी मकसद इसका क्या है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो शरह सूद है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारी ये ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज से और वॉर की और गल्फ की सिचुएशन से अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई थी और हमारा जो एक प्रेशर था इन्फ्लेशन का वो बड़ा विजिबली 20-25% 6.5-7% से उठ के 8.5-9% पे जा रहा था। अब वहाँ पर जो ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसको इंटरेस्ट रेट को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं IMF की कंसल्टेशन से कि जी अगर आपका इन्फ्लेशन रेट से नीचे रखते हैं तो जो आप और मैं सेव करते हैं इसका मतलब है कि बैंक हमें नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, तो कम से कम इन्फ्लेशन को तो कवर करना चाहिए। ये तो इसकी थ्योरेटिकल लॉजिक है। अब इसका इम्पैक्ट जो आप बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट 2-3 तरह से है। एक तो ये है कि सबसे बड़ी बोरोअर बैंकों की हुकूमत है, सो हुकूमत का प्रेशर जो है वो रीपेमेंट्स का थोड़ा ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली जो बाकी आप कह रहे हैं नए जो लेंगे लोग कर्ज, उसके ऊपर नए शरह सूद पे
बैंक अपना नया रेट रखेंगे। जो पुराना चला आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वो दे शुड कंटिन्यू एज इट इज़। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर छोटा छोटा बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत कम बोरो करते हैं। बोरोअर्स जो हैं वो बिग बॉयज़ हैं, हुकूमत है, तो आम आदमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट शरह सूद का डायरेक्टली इतना नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कितना होगा? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, और पिछले इस 1.5 से 2 माह के अंदर ये तकरीबन डबल हो चुकी है प्राइस। अभी मज़ीद लेवी में इजाफा किया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो मजमूई इम्पैक्ट है वो कितना होगा एक आम पाकिस्तानी पे? जी, 2 एंगल हैं। एक एंगल है जो जेन्युइन इकोनॉमिक मुश्किलात हैं ग्लोबल और ख़ित्ते की सूरत हाल की वजह से। एक एंगल गवर्नेंस का फुकदान है कि टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छी पॉलिसी नहीं बनाते हैं, और ख़ास तौर पे हुकूमत अपने अखराजात नहीं कम करती। जब आप वो नहीं करते हैं तो वो आप फिर लोगों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आप कह रहे हैं। कभी आप लेवी बढ़ा देते हैं, कभी आप यूटिलिटीज़ के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, कभी बिजली सो कभी सेस लगा देते हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरा बहुत सीरियस इख्तलाफ है कि पाकिस्तान की माली मुश्किलात को डील करने के लिए हुकूमत को कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे कि आप अपने खर्चों को कम करेंगे तो लोग सेक्रीफाइस करेंगे, वरना लोगों की कंजम्पशन पावर तो इरोड हो रही है। तो यहाँ पर एक इस वक्त बड़ा एक डेलिकेटली डिफ़िकल्ट मोमेंट है फॉर जो सफ़ेद पोश मिडिल इनकम तबका है, क्योंकि उसके लिए इस वक्त बिल मैनेज करना उनकी रीच से बाहर। तो फिर हारून शरीफ साहब, जिस पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं, जो प्लान आप सोच रहे हैं कि हुकूमत को आवाम को देना चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, वो पॉलिसीज़ क्या हैं? किस तरह से आवाम को इन तमाम चीज़ों से रिलीफ दिया जा सकता है? इस महंगाई की जो बढ़ती हुई शरह है, इसमें थोड़ा सा रिलीफ ताकि आवाम भी महसूस कर पाएँ। अभी तो हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, साथ ही तमाम ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ जाते हैं, लोग ट्रैवल करने से मजबूर हो जाते हैं, लोग सब्ज़ी दालें नहीं ख़रीद पाते हैं। तो उसको किस तरह से, जो पॉलिसीज़ जिनकी बात आप करें, क्या पॉलिसी हो सकती है जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए आवाम को भी? जी देखिए, 2 पॉलिसीज़ हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लोग जो हैं उनका रोज़गार कायम रहे, और लोगों की जो कंजम्पशन पावर है, जो उसमें डेंट लगा है, उसको हुकूमत किसी तरह फिल कर ले। अब BISP के तहत हमारे पास जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनको तो एक कैश ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है। जो हमारा फिक्स्ड इनकम सैलरीड मोटरसाइकिल चलाने वाला तबका है, उसके लिए हमारे पास कोई इदारा जाती तरीका नहीं है इस वक्त। लेकिन वो तरीका बन भी जाए, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? कर्ज लेके तो नहीं आप कर सकते। वो पैसा तब ही आएगा अगर हुकूमत अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को मौखर कर दे 1 साल के लिए। मैं तो रोज़ाना ये बयानात सुन रहा हूँ कि जनाब हम पता नहीं नए शहर बना रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं। अब ये पैसा आपको रोकना है अगर आप लोगों की वेलफेयर चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों की जॉब्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हुकूमत बहुत देर तक पैसा नहीं दे सकती, और वो ऐसे सेक्टर्स जो जॉब क्रिएट करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए हुकूमत को जल्द पॉलिसी साजी कर लेनी चाहिए। अच्छा हारून शरीफ साहब, आपके ख्याल में शरह सूद में इजाफे से माशी तरक्की की शरह कितनी सुस्त रवी का शिकार होने जा रही है? जी, इट्स ऑलरेडी स्लो। देखिए, इसके ऊपर तो मल्टीपल फैक्टर्स आ गए ना। एक तो हमारा जो खसारा बढ़ेगा तिजारत का, क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर गई हैं, एक्सपोर्ट वहीं रुकी हुई हैं, बल्कि शायद कुछ नीचे चली जाएं। रिमिटेंसेस के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। तो जो हमारी ग्रोथ की ऑलरेडी 3-3.5% थी शरह, उसके अंदर मेरे हिसाब से तो कोई 10-15% कमी का इम्कान है। लेकिन जून में नंबर्स नज़र आएंगे तो हम बता पाएंगे। शरह सूद के बढ़ने से ये होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाती है, लोग कम बोरो करते हैं। जब मनी सप्लाई कम होती है तो लोगों की खर्चने की सलाहियत भी कम हो जाती है, क्योंकि पैसे नहीं होते। तो जो डिमांड है चीज़ों की वो कम हो जाती है। उसके असरात टेक्निकली तो ये कहे जाते हैं कि डिमांड कम होने से कीमतें थोड़ी स्टेबल होंगी, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें स्टेबल नहीं होती। ख़ास तौर पे जो पास ऑन कर दी गई हैं उनको कोई रिवर्स नहीं करता। हमारा रेगुलेटरी सिस्टम बहुत वीक है।
ठीक है। अच्छा हारून शेख साहब, आपने ये भी कहा कि हुकूमत को अपने खर्चे कम करने होंगे, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त लग्जरीज़ में शुमार होंगी? वैसे तो हर चीज़ ही जो है जो हुकूमती लाव लश्कर है उनके प्रोटोकॉल में, उनकी सिक्योरिटी में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में किन चीज़ों को कट डाउन करते आवाम को कम अज़ कम एहसास दिलाया जाए कि हम भी अपने ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं? जी मैं तो बिल्कुल, क्योंकि मैं हुकूमत में रहा भी हूँ, बाहर से भी देखा है, हुकूमत करेगी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दुनिया जहान में हुकूमत ने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं। अब तौर तरीके बदलने का मतलब ये है, कोई दुनिया में हुकूमत अपने स्टाफ को गाड़ियां घर नहीं देती, तनख्वाह देती है, आप उसके अंदर भरे झोंपड़े में रहें या महल में रहें। सिमिलरली आपकी हुकूमत के पास तकरीबन कोई 200 से 400 रेस्ट हाउसेज हैं पूरी जगह, जिसके अंदर मुफ्त में सब लोग रहते हैं, उनको क्यों नहीं आप बेच देते? आप बड़ी गाड़ी उनको लीज पर दिया जाए, उनको उनकी रेंटल इनकम आए, जैसे तैसे करके भी उसको कौमी खजाने में भागीदार बना। बजाय इसके कि आप हुकूमत के जी अवाम के पैसे के ऊपर आप अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस बढ़ाते रहें, इट्स टाइम दैट यू शो कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसलिए कि लाहौर को खूबसूरती पर इस वक्त लगाया जाए, इस वक्त अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी पेट भर के खा सकें, उनको इसके लिए सहूलियात देनी होंगी, मराद देनी होंगी। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, टाइम की कमी थी, अदरवाइज मजीद आपका तज्ज़िया यहाँ पर शामिल करेंगे। एक ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको सैर करवाते हैं शिगर की पुरफज़ा वादी में सदियों पुरानी एक ऐसी इबादत गाह है, आज भी वो कायम है, जो न सिर्फ मजहबी अकीदत बल्कि तारीखी विरसे की इलामत भी समझी जाती है, और इसका नाम है अम्बोडिक मस्जिद, जिसकी तामीर 14वीं सदी में जुनेद वहाँ पर की गई। बिल्कुल, और बल्तिस्तान की कदीम तरीन ये मस्जिद में से शुमार होती है। लकड़ी के खूबसूरत काम इसमें हुए हैं, रिवायती तर्ज तामीर इस मस्जिद को मुनफरिद पहचान देती है, और आज भी ये मस्जिद नाज़रीन मकामी अफराद की इबादत और रूहानियत का मरकज़ है, जबकि सयाह भी इस तारीखी मकाम को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, दूर दूर से आते हैं, और इस बारे में रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल दिलशाद। आइए देखते हैं। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सदियों पुरानी लकड़ी से तामीर की गई मस्जिद अम्बोडक शिगर बल्तिस्तान मुबल्लिग इस्लाम मीर सैयद अली हमदानी ने 1373 में तामीर करवाई थी। मस्जिद अम्बोडक फन्ने तामीर का शाहकार है, क्योंकि इसकी तामीर में लकड़ी के सिवा कोई तामीराती मटीरियल मसलन लोहे के कील, दरवाजों के कब्जे और आहनी कुंडे इस्तेमाल नहीं किए गए। देख सकते हैं मेरे अक़ब में जो मस्जिद अम्बोडक है, इसको अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, जिसको मुबल्लिग इस्लाम मोहसिन कश्मीर बल्तिस्तान कहा जाता है, आप रहमतुल्लाह अलैह ने 782 हिजरी में इस मस्जिद की बुनियाद रखी, और इस मस्जिद को मस्जिद अम्बोडक कहा गया। अम्बोडक के मानी है सूरज की पहली किरण, चूँकि इशाअत इस्लाम के बाद बल्तिस्तान में ये पहली मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है, इसलिए इसको मस्जिद अम्बोडक कहा जाता है। शिगर की खूबसूरत वादी में वाक़ अम्बोडक मस्जिद न सिर्फ बल्तिस्तान की कदीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है, बल्कि ये खित्ते के तारीखी और रूहानी विरसे की जीती जागती मिसाल भी है। माहिरीन के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर 14वीं सदी ईस्वी में अमल में आई, जब इस्लाम इस खित्ते में तेजी से फ़रोग़ पा रहा। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद अम्बोडक, जो कि फ़न तामीर का शाहकार नज़र आती है, और जिस दौर में ये बनाई गई होगी जुनेद, तब तो वसाइल भी नहीं होंगे, और इस तरह की जो मीनाकारी उसके अंदर की गई है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाने वालों की मोहब्बत और अकीदत इसके अंदर छलक रही है, और आज भी लोग दूर दूर से आते हैं, जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं यहाँ पे इबादत भी करते हैं, और इस मस्जिद की खूबसूरती को देख के दंग रह जाते हैं। बिल्कुल जी, और हम यहाँ पर अब एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे फिल्म सिटी की, जिस पर काम कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। तो क्या कुछ होने जा रहा है इस फिल्म सिटी में, इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी हम बात कर रहे हैं पंजाब में फ़िल्मी सनत के फ़रोग़ के लिए एक बड़ा इनकलाबी कदम सामने आया है, जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने सूबे में जदीद तरीन पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया है, जिसे मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब करार दिया जा रहा है, जो कि बड़ा ही सब कुछ होगा इसमें जी। और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो या फिर उसकी एडिटिंग हो, एक बेहतरीन प्रोडक्ट लोगों को देखने को मिले, पाकिस्तानी शायकीन को देखने को मिले, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो ऑडियंस है उनको महसूस कर सके। तो ये मंसूबा नवाज शरीफ IT सिटी के अंदर कायम किया जाएगा, जहां फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता
तमाम शोबों को एक ही छत तले जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो शाली ज़बरदस्त इक़दाम है। बिल्कुल, और इस फिल्म सिटी का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करना है बल्कि उसे आलमी मयार के मुताबिक भी तरक्की देना है। तो इस मंसूबे के तहत जदीद स्टूडियोज़ बनाए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि साउंड स्टेजेस भी होंगे, इसमें विजुअल इफेक्ट्स होंगे और पोस्ट प्रोडक्शन सहूलियात भी होंगी। झील पर मुश्तमिल आउटडोर सेट्स भी मौजूद होंगे। तो हम ये पहले बैरून मुमालिक में देखते थे, पूरे फिल्म सेट बनाए जाते थे, अब जो फिल्म सिटीज़ होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी इसका आगाज़ किया जा रहा है। तो हम जान लेते हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब खान, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, बुल्ला फिल्म डायरेक्टर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको शोएब साहब। और खान साहब, आप इससे जानेंगे कितना पुरुमीद हैं आप, कितना अच्छा इकदाम समझ रहे हैं हुकूमत का ये, और कितना बूस्ट मिलेगा इससे पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री को? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये तो ऐसी ही बात है जो हम सदियों से सुनते आ रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो कभी सपोर्ट नहीं करती फिल्म इंडस्ट्री को। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लावारिस को विरासत में हिस्सा मिल जाना। अरे वाह। और मैं ये समझता हूँ कि ये मरियम नवाज जो है सीएम और उनकी टीम का ये विजन है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको फिल्म इंडस्ट्री को एज इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया है। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मतलब मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ। और उनके इस स्टेप से फर्स्ट स्टेप ये था कि उन्होंने वो जो ग्रांट दी लोगों को, और वो लायबिलिटी अब हमारे ऊपर है, फिल्म मेकर्स के ऊपर है, इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर है कि वो उसको एग्जीक्यूशन उसकी भरपूर तरीके से करें। बिल्कुल सही है। अगला स्टेप जो उन्होंने ये फिल्म सिटी का किया है, ये सोने पे सुहागा है। मेरे ख्याल से वो उनका विजन बिल्कुल क्लियर है इस चीज को लेकर कि एंटरटेनमेंट के अलावा फिल्म का बहुत इम्पैक्ट होता है ओवरऑल आपके नैरेटिव में। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हम भी उम्मीद करते हैं खान साहब के रिवाइवल हो पाएगा। लोगों को अब खींच के लाना नहीं पड़ेगा सिनेमाज में। जब अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छा काम होगा, मयारी काम होगा बैनुल-अक़वामी सतह का, तो फिर लोग आएंगे जोक दर जोक भी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि स्टेक होल्डर सारे ही इसमें कंट्रीब्यूट करें, ये कितना ज़रूरी है? फिर इसमें क्या कुछ होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? आपकी राय क्या है? और अभी तक कोई राब्ता हुआ हुकूमती सतह पे? जी, मेरी राय तो यही है कि देखिए, हुकूमत ने अपने एंड पे जो करना था ना, वो एक उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया और उसको सिर्फ बातों की हद तक नहीं रखा, प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब जिन लोगों को फंड मिला है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें। और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका प्रॉपर एनालिसिस भी रखे। ये ना हो कि कुछ लोग तो उसको मतलब उसमें कर रहे हैं और कुछ लोग उसका फायदा उठा लें। तो ये एक्चुअली अवाम के पैसे, इसको इस नजर से देखें। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि आवाम के पैसों से लोगों को हमने मतलब हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट किया है। तो जिनके ऊपर ट्रस्ट किया गया है, अब उनका काम बनता है कि उसको अच्छे तरीके से जो है एग्जीक्यूट करें। सेकेंडली, फिल्म सिटी की अच्छी जरूरत थी और जैसे मैंने पहले कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज मुझे फील हो रहा है कि फर्स्ट टाइम इसको एज ए इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया गया। तो फ्यूचर इसका ब्राइट है। एक मेरी राय ये है कि जिस तरह एक डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो हमने वो सप्लाई वो चीजें तो हमने क्रिएट कर ली। इसके बाद सिंगल स्क्रीन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि गवर्नमेंट इस एंड पे भी देख रही होगी। अगर वो फिल्म सिटी के आइडिया तक आ गए हैं तो इससे अगले आइडिया पे भी वो होंगे, ऑलरेडी होंगे। लेकिन फिर भी मैं अपनी राय पेश करना चाहूंगा कि सिंगल स्क्रीन जो है वो मासिस हैं जिनको हम बहुत देर से भूल चुके हैं। बिल्कुल के थ्रू हम लोगों ने इस पर भी काम होना चाहिए। अच्छा शोएब खान साहब, एक और भी वक्त की ज़रूरत है जो कि हम देखते हैं कि हमारे पास बड़ी स्क्रीन के अदाकार उस तरह से मौजूद नहीं हैं। हम अपनी टीवी इंडस्ट्री के जो ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार हैं उन्हीं को हम देखते हैं डिफरेंट मूवीज़ के अंदर भी, और बार बार उन्हीं को रिपीटेडली हम चेहरों को बार बार देखते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों जिनके अंदर अदाकारी सिखाई जाए, ऐसे टैलेंट को प्रमोट किया जाए या ऐसा टैलेंट निखारा जाए जो कि नेचुरली, वैसे तो एक आर्टिस्ट के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है लेकिन उसको फिर भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो नहीं समझते कि ये भी वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो फिल्म मेकिंग की तरफ और फिल्म ग्रेजुएशन की तरफ ऑलरेडी काम चल रहा है। अब ये होना चाहिए कि जो वहाँ से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वो फिर गवर्नमेंट मतलब कोई ऐसी शिक कायम कर दे कि जो न्यू कमर्स हैं वो जो है वो एज ए टर्निंग जो है उसको ज्वाइन करें।
ताकि फिर इंडस्ट्री फ्लरिश करे। तो ये फिल्म सिटी वाला आइडिया जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया, और इंशाल्लाह ताला ये फ्लरिश करेगा और इसके रिजल्ट बेहतर होंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा, सिंगल स्क्रीन को मिस नहीं करना चाहिए, मासिस को मिस नहीं करना चाहिए। जब तक हम मासिस को टारगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। लेकिन सिनेप्लेक्स में एक लिमिटेड क्राउड है जो आता है, जब तक एक आम आदमी की अप्रोच में फिल्म नहीं जाएगी, यानी एंटरटेनमेंट उसके लिए भी होनी चाहिए। तो मैं सिंपली आप जितने भी हमारे सिटीज हैं वहाँ पे 2-2, 3-3 सिनेमा सिंगल स्क्रीन पे क्रिएट करते हैं। एक इकोनॉमिकल सी उसकी टिकट की प्राइस होती है, एक आम आदमी एंटरटेन भी हो और एजुकेट भी हो। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे बुल्ला मूवी की, एक तो ये कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अदाकार शान जो है वो एक लेजेंड हैं और एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, दीगर जो अदाकार हैं उनका कंट्रीब्यूट इस फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद बूस्ट करने में, इस फिल्म सिटी को मज़ीद निखारने में क्या हो सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, बुल्ला को जब हमने स्टार्ट किया था तो प्रोड्यूसर्स और मैं और शान भाई, हम लोग इस चीज़ में क्लियर थे। हम 2 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। एक तो ये था कि हम जो है वो एक जो रीजनेबल बजट के अंदर फिल्म को मतलब उसकी प्रोडक्शन और एग्जीक्यूट करें, क्योंकि यहाँ तो बहुत लो बजट की फिल्म बन रही है या बहुत हाई बजट की फिल्म बन रही है, तो बीच वाली जो ब्रैकेट थी ना वो मिस थी। इसलिए बुल्ला का प्लान ही हमने ये किया था कि 5 से 6 करोड़ 7 करोड़ मैक्सिमम इस ब्रैकेट के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करें और एक टाइम फ्रेम के अंदर करें, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो जब ये देखता है, एक तो बजट बहुत ज्यादा होता है और फिर वो फिल्म का टाइम स्पैन बहुत ज्यादा होता है। 2-2, 3-3 साल तक जब फिल्म प्रोसेस में रहती है तो जो फिनेंसर है या प्रोड्यूसर है या इन्वेस्टर है वो इस चीज से घबरा जाता है कि 3 साल मेरे पैसे बाउंड रहेंगे, उसके बाद जाके वो मुझे आउटकम मिलेगा। तो हम लोग इस चीज में क्लियर थे कि हमने एक लिमिटेड बजट यानी अच्छे बजट के अंदर और अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर इसको एग्जीक्यूट करना है। और सेकेंडली हमारा टारगेट वही जो मैंने पहले बात की है, सिंगल स्क्रीन को जो हम मिस कर रहे थे बड़ी देर से कि वो लोग शायद कहीं गायब हो गए हैं, तो बुल्ला ने क्लियर आपको एक जवाब दे दिया कि वो लोग आज भी मौजूद हैं, वो ऑडियंस आज भी है। बिल्कुल, ताकि छोटे छोटे सिनेमाज, छोटी छोटी स्क्रीन्स भी लगाई जाएं उन लोगों को भी जिनके बजट पर ये बड़े सिनेमाज भारी पड़ते हैं, ताकि वो उनकी भी अप्रोच वहाँ तक हो सके। अच्छा, एक तो खान साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम बात करते हैं कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से एक बजट एलोकेट किया गया है डिफरेंट इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, मूवीज़ बनाने के लिए, डायरेक्टर्स को या डिफरेंट कंपनीज़ को, इस तरह की प्रोडक्शन हाउसेस को। आप समझते हैं इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है और क्या आने वाले दिनों में हमें बहुत जल्द बहुत अच्छी मूवीज, बहुत अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं क्राइटेरिया को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि मैंने ऑब्वियसली अभी उस लिस्ट में नहीं हूँ, तो जिन लोगों को भी मिला है तो मैं समझता हूँ कि मुझे ही मिला है। एक्चुअली वो फिल्म फ्रेटर्निटी को मिला है तो मुझे लग रहा है कि वो हमें ही मिला है। तो उसमें ये है उसमें ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट अपना चेक एंड बैलेंस रखे, उसमें उस पैसों को कोई लोग मिस यूज ना करें। लेकिन फिल्म एक ऐसी चीज है जब आप बना रहे होते हैं तो उसके फ्यूचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। एटलीस्ट जिन लोगों को मिला वो अपनी एफर्ट करें पूरी, वो अपना 100% दें, बाकी जो है रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आपकी पहली ही नियत ये हो कि हमने कुछ इसमें से बचाना है तो फिर वो बात जो है ना वो बनेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से एक मौका मिला है और मुझे लग रहा है कि लोग जो हैं वो सिंक्ड हैं। मुझे पहली दफा इंडस्ट्री के सारे लोग आपस में सिंक नजर आए हैं और मुझे फ्यूचर बेहतर ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि ये तो ख्वाब था शोबिज़ इंडस्ट्री का जो कि अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है, चलें किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। अच्छा, एक चीज़ हम डिवीज़न भी देखते हैं, लाहौर इंडस्ट्री, कराची इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट का काम, शोबिज़ का काम ज़्यादातर कराची में होता है, लेकिन ये डिवीज़न ना हो, इसको ओन किया जाए, तमाम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने का बायस बने। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो ड्रामाज हैं वो सरहद पार हों, पूरी दुनिया में हों, उनकी भरपूर मकबूलियत भी है, उनका मयार भी सराहा जाता है और वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, देखे जाते हैं। मूवीज़ की जब हम बात करते हैं, अगर बहुत इरादा करके हम मूवी देखने चले भी जाएं तो उसके अंदर एक ड्रामा की फ़ील आती है, प्रोडक्शन अच्छी होगी, सॉन्ग्स भी अच्छे होंगे, लेकिन उस कहानी को समेटा जाए सही अंदाज में और इसको एक मज़ीद कंप्लीट प्रोडक्ट के तौर पे पेश किया जा सके ताकि वो ऑडियंस को भी इंगेज करे। आपको क्या लगता है लैग कहाँ पे कर जाते हैं मूवीज़ के अंदर ख़ास तौर पे? लेकिन लैग जो है ना, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि जब एक चीज़ प्रोसेस में होती है तो इनोवेशन हो रही होती है। तो अनफॉर्चुनेटली फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म का बहुत बड़ा एक गैप आ गया। आप देखें ना, ईद पे फिल्म रिलीज होती है और फिर कई साल फिल्म आती भी नहीं है।
समझ रहे बात? ड्रामा में क्या है कि ड्रामा में हम शुरू से ही एक प्रोसेस के अंदर है, वो एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया हुआ है। फिल्म का स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। जब तक फिल्म का स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री की फॉर्म नहीं बनेगी और नए नए लोग नहीं आएंगे, नई चीजें क्रिएट नहीं होंगी। अब ये जो फिल्म सिटी और ये जो फंड्स वाली जो चीज है, अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगी और फिर जो चीजें मतलब जो लैग नजर भी आ रहा है वो फ्यूचर में कवर हो जाएगा। क्योंकि जब एक चीज काम में आ जाएगी, जब इंडस्ट्री काम करना शुरू कर देगी तो नए डायरेक्टर्स भी आएंगे, नए राइटर्स भी आएंगे, नए एक्टर्स भी आएंगे, नए आइडियाज भी आएंगे और प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अच्छा शोएब खान साहब, हम देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनाई जाती हैं जो कि सोशल इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं, जिसके अंदर ऐसे ऐसे जो पहलू उठाए जाते हैं जो कि शायद गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं होता कि उनको हाईलाइट किया जाए, या फिर वहाँ के मकामी अवाम या फिर वहाँ की जो मजहबी जमातें हैं वो भी शायद नहीं चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर मूवीज़ भी बनती हैं और बड़ी हिट भी होती हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी आप समझते हैं कि ये कल्चर प्रमोट हो पाएगा, सोशल इश्यूज़ को भी इसी तरह से हाईलाइट किया जाएगा? क्योंकि जितनी लोगों के दिलों के करीब होती है, उनकी सिचुएशन से करीब तर होती है, मूवी उतनी ज़्यादा हिट भी होती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी इस पर भी काम हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। जैसे मैंने पहले बात की कि देखें, जब कोई फाइनेंसर, इसको बिजनेस मॉड्यूल की तरह देखें कि जब एक फाइनेंसर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पहले रिकवरी प्लान सोचता है कि यार मुझे रिकवरी कहाँ से होगी, तो फिर वो ये देखता है कि कौन सी चीज इस वक्त क्लिक हो रही है, कौन सी चीज ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, तो वो एक्सपेरिमेंट वाली साइड पे नहीं जाता, वो अपनी रिकवरी को पहले माइंड में रखता है। जब हम प्रोड्यूसर को रिकवरी वाली फेज से निकाल देंगे, अब इंडिया की अगर मिसाल देते हैं तो वो रिकवरी उनकी, अब मार्केट इतनी बड़ी है, उनकी स्क्रीन आप काउंट करें कि वो गिरी से गिरी फिल्म अपना बिजनेस कर देगी, रिकवरी वाले एलिमेंट से निकल जाएगी। यहाँ पे तो भी बेचारा प्रोड्यूसर इस चीज पता होगा कि मेरी रिकवरी वापस आएगी कि नहीं आएगी, मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। जब ये चीज से वो निकल जाएगा तो नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट, नई चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी, नेचुरली डेवलप होंगी। अभी वो हमारी वो इंडस्ट्री है नहीं है, अभी वो फ्रेमवर्क ही नहीं, हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो नए आइडियाज। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, और शोएब खान साहब आपके लिए, बहुत सारे आप जैसे दीगर प्रोड्यूसर्स के लिए भी, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी, और गवर्नमेंट को भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, फिल्म सिटी पर भी आप लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर काम मुकम्मल हो और हम इस इंडस्ट्री को फिर से एक बार इसका रिवाइवल देखें, इसको फिर से एक बार फ्लरिश करते हुए देखें, चमकते हुए देखें। बहुत शुक्रिया शोएब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे ये, और इनके क्रेडिट पे बहुत सारी अच्छी फिल्में भी हैं, बहुत सारे अच्छे ड्रामास भी हैं जो कि आपने अब तक देखे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किसी को ना कहना मुश्किल तो होता है लेकिन बाज़ जगहों पे कितना ज़रूरी होता है। एक ब्रेक के बाद शुरुआत। वेलकम बैक। और जिस तरह से आप जानते हैं कि किफ़ायत जारी मुहिम के तहत और फ्यूल मैनेजमेंट के लिए भी इस वक्त मार्केट्स को जल्दी बंद कर दिया जाता है, कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया जाता है और जिम्स को भी बंद कर दिया जाता है। तो इस मामले पर कौमी क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, जिन्होंने दरख्वास्त की है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि कम से कम जिम के औकात कार बढ़ाने का सिलसिला यकीनी बनाया जाए, ताकि जो अपनी फिटनेस को यकीनी बनाना चाहते हैं उन्हें तो कुछ वक्त मिल सके। लेकिन शोएब मलिक साहब से हमारी भी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रा टाइमली जिम कर लिया करें, आपको लेट नाइट तक जिम क्यों फैमिली को टाइम दिया करें। बिल्कुल आप रात को, ये तो हमें बल्कि बड़ा अच्छा हो गया है कि हमें एक टाइम मिल जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। आप दिन के औकात में, इतना लंबा दिन होता है, उस वक्त में आप ये तो आपने अच्छा मशवरा मुफ्त में दे दिया, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो भी पहुंचा दीजिए। बिल्कुल, शोएब मलिक ये कहते हैं कि जी कारोबारी सरगर्मियों के लिए बर वक्त ज़ाब्ता बंदी एक मस्बत इक़दाम है, लेकिन जिम और फिटनेस सेंटर्स जो हैं उनको खुसूसी रियायत दी जाए। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर दफ्तरी अफराद जो हैं वो ड्यूटी के बाद वर्जिश करते हैं, इसलिए जिम के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाए जाए क्योंकि सुबह उठा नहीं जाता उनसे। तो देखें, जो दफ्तरी लोग हैं वो तो सुबह 8 बजे उठते हैं, दफातर जाते हैं, इसलिए वो 6 बजे उठ जाते हैं, वो तो सुबह टाइम जिम भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन शोएब मलिक साहब अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात हुकूमत के ऊपर रख रहे हैं। से शोबे से उनका ताल्लुक हो चुका है और उनकी मसरूफियात भी ऐसी हैं। वैसे भी बहुत से लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं और उनको देर से वक्त मिल, लेकिन वो अपनी फिटनेस बरकरार रखना चाहते हैं और इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है अगर ये इजाज़त दे दी जाए। बहरहाल हमारा ये काम था कि हमने ये मैसेज पहुंचा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात चल रही है, बहुत से लोग इसमें मिले जुले तासुरात का और रिमार्क्स का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल शोएब मलिक साहब की दरख्वास्त यही है कि कम से कम जिम के औकात को थोड़ा बढ़ाया जा सके ताकि लोग जो है अपनी फिटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।
बिल्कुल जी, तो यही हमारा आगे जुड़ा हुआ टॉपिक भी इसी के साथ के खुश करना, लोगों को कैसे खुश किया जाए। अब जैसे कुछ लोग जिम के औकात से खुश नहीं हैं, उनकी टाइमिंग से खुश नहीं है, ऐसे कुछ लोग जो है वो मार्केट्स जल्दी बंद हो जाने पर भी ना लाएँ, वो भी खुश नहीं है। तो मामला भी आज हमारा यही, हम यही डिस्कस करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर हाँ कह देना, दूसरों को खुश ही करते रहना, दूसरों को राज़ी रखने की कोशिश करते रहना या उनको मनाने की कोशिश करते रहना, ये वैसे तो ये मस्बत रवैया लगता है, मगर जब ये आदत बन जाए दूसरों को ही खुश करते रहना तो फिर इंसान के आसाब, खुद एतमादी, जहनी सुकून सब पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, और आप किसी जहनी कैफियत का शिकार हो सकते हैं ऐसी जिसमें आप ख़ुद को इग्नोर करने लगें, आप किसी गलत ट्रैक पे चल पड़ें। और हमारा दीन भी हमें कम से कम ये सिखाता है कि अगर आपको कोई बुराई की तरगीब कर रहा है, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी महफिल जो कि आपको बुराई की तरफ राग़िब कर रही है, तो आपको उससे बजाय इसके कि आप किसी की खुशनुदी के लिए या किसी को प्लीज़ करने के लिए उसमें शामिल हो जाएं, आपको ना कह देना चाहिए। तो किस मौके पे ना कहना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आप सबको खुश रख पाएँ। इस पर बात करने के लिए तफसील के साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, लाइफ कोच, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये आदत अमूमी तौर पर तो किसी को खुश रखना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम किसी को खुश ना भी रखें और ना कह दें तो वो खुश रखने से बेहतर होगा, वो हाँ कहने से बेहतर ना होगी? पहले तो ये देख लें कि हम जो समझते हैं कि जो आदमी हर एक को खुश रखता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है किसकी नज़र में। पहली बात, वो बेसिकली खुद को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे पेश करता है कि जो मर्जी उससे मैनिपुलेट कर ले, जो मर्जी उसे इस्तेमाल कर ले। बचपन में ये रवैया माँ बाप ने शुरू किया, माँ की बात मानोगे, अब्बा की बात मानोगे तो हम खुश होंगे। अब उनकी खुशी के लिए दिल नहीं भी चाहता तो ये करना शुरू करो, वो गलत है या वो सही है। स्कूल कॉलेज में गया, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो बैड कंपनीज जो काम नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। अब वो कॉलेज में गया या हाई स्कूल में गया, किसी ने सिगरेट पेश किया उसे, यार दोस्त ही यार दोस्त की खातर तू एक कश नहीं लगा सकता, दोस्ती की खातर तो लोग जान दे देते हैं। वो जान नहीं जो आप समझ रहे हैं फिजिकल वाली जान, अच्छा, दोस्ती की खातिर लोग जान भी दे देते हैं। तो सिगरेट का कश नहीं लगा सकता, फिर वो सिगरेट का कश, उसके बाद वो भरे हुए सिगरेट की तरफ जाती है बात, फिर उससे अगली तरफ जाती है बात। ये जितने शीशा सेंटर्स बन रहे हैं ये कैसे बने हैं? इसी तरीके से बने हैं कि एक आध आदमी दोस्त छा जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी रखता था, उसे खुश करने के लिए उसके तो फैलिए दोस्त जो हैं वो उसके साथ चले गए। फिर अब घरों में चले जाएं, शादियाँ हो जाती हैं। ये लड़कियों के साथ, ख्वातीन के साथ बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि देखो नई बहू को एडजस्ट करना चाहिए, ये तो रवायत है, ख़ानदान का भरम है, हमारा कल्चर ऐसा है, तुम्हें यूं कर लेना चाहिए। उसने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, वो नंद है, भाभी है, सास है, जो भी है, उसने कुछ कह भी दिया तो तुम्हारा काम ये है कि तुम उन सबको खुश रखो क्योंकि तुम बाहर से आई हो, हालांकि वो गरीब अकेली है, ये सारे मिलके उसे खुश करो ताकि वो ठीक हो जाए। हमने ये सारा वाइस वर्सा बनाया। ये सारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है माइंड की कि उसके बाद आदमी ये समझता है कि मुझे उस सेफ्टी जोन में रहने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कि दूसरे मुझ पर अग्रेसिव रवैया ना अपनाएं, मेरी डांट डपट ना करें, मुझ पर तनकीद ना करें। हल यही है कि जो भी कहते जाए, मैं कहता हूँ कि हाँ जी ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए सारा कुछ करता हूँ, अपनी खुशी, अपने फैसले, हर चीज़ सरेंडर कर दी गया। देखें अब ये छोटी सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो गई, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। अच्छा, कभी कभी तो डॉक्टर साहब हम दूसरों को खुश इसलिए भी करते हैं कि वहाँ पर हमें ज़रूरी लग रहा होता है, जैसे चापलूसी करना भी कहते हैं, बॉसेस की हो गई, आप अपने सीनियर्स जो आपके कुलीग्स हैं उनकी हो गई, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असातिज़ा की हो गई। तो ये चापलूसी, जो इसको चापलूसी कहेंगे या इसको भी वही क्या टर्मिनोलॉजी क्या इसके लिए आप किस हद तक जाते हैं वो डिफाइन करता है कि आप चापलूसी कर रहे हैं या दूसरों की केयर कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पर अगर बॉसी की बात कर दी, अब वो कैसे लिवरेज लेते हैं, अच्छा आप ऐसा करें कि वीकेंड पे अपना जाना एक ज़रूरी काम है, वो दूसरी इनका छुट्टी पे चली गई। अब एक दफ़ा आपने कह दिया कि ठीक है यार मेरा इदारा है, मुझे इदारे के साथ चलना चाहिए, आप आ गई। उसके बाद जब सैलरी चेक आया तो उसमें उस डे की सैलरी ऐड नहीं थी, दे टुक इट एज ग्रांटेड। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपने एक काम कर दिया, फिर ये प्रैक्टिस बन गई। हर दूसरे चौथे दिन आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा रोक लिया, 1 घंटा पहले बुला लिया, हर तीसरा चौथा वीकेंड आपका होल्ड कर लिया। आप उन्हें खुश करने के लिए एक कदम जो उठाया था वो कहाँ से कहाँ तक चला गया। अगर अब करती जा रही हैं, ये फियर है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा ये मामला ख़राब ना हो जाए। हाँ,
एक फेवर देना है वो एक आध दफ़ा होता है, फिर उसके जवाब में गिव एंड टेक होता है। आपने फलानी जगह पर हमें सपोर्ट की थी, हमें फेवर दी थी, आज हम आपके लिए ये फेवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब जिस तर्ज से वो सब कुछ कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से सारा कुछ कर रहे हैं, वो बताता है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं या एक ट्रैप में फंस, वरना फिर वही चीज़ कि वो आसान हदफ बन जाएंगे, आसान हदफ है। मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई बार बार जुनेद जो है ना वो तो हाँ कर देते हैं, हर बात पे हाँ कर देते हैं, घर पे बाहर, खवातीन को इसको तो आपको चापलूसी पता है कहेंगे, कोई फायदा नहीं हाँ, लेने का, बिल्कुल ठीक, पंगा लेने का, इसको चापलूसी कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि जुनेद जो है ना इसको उन्हें हाँ, देखिए नहीं बार बार जुनेद तक की बात ना, अगर सिर्फ जुनेद वो की बात मसले है, वो इसलिए कहते हैं कि आपने करना नहीं है, करना तो मुझे ही पड़ना है, नहीं, तो नहीं, पहली दफा में मेरी तो बात ही नहीं है ना, मुझे तो इदारे के साथ होती है इनकी अक्सर। मेरी गुजारिश इदारे के साथ होती है, मेरे साथ तो होती लड़ाई है। झगड़ा करके मिलना कुछ नहीं है, इसलिए ये हो गई मसलियत। अब आते हैं असल सवाल। मसलियत क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछ लिया था, मसलियत तो हर बार बता तो रहा हूँ कि समटाइम्स आपने खुद देखना है कि मैं उनकी केयर कर रहा हूँ, उनका ख्याल रख रहा हूँ, या मैं किसी फियर में मुब्तला हूँ, या मैं विक्टिम बन चुका हूँ। वो अल्ताफ हुसैन अली का बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। बिल्कुल। तो आप जितना ज्यादा काम आगे करते जाते हैं उतना आपके ऊपर और मुझे छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी मिलती नहीं। मुझे पता है कि छुट्टी किसी और ने ले लेनी। अच्छा खैर, मैंने तो ना करना सीखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना करना, कि क्यों आप बिला वजह का हाँ हाँ हर बात। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने ना की बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका सोल्यूशन तो ढूंढना है ना। सोल्यूशन यही है कि सेट द बाउंड्रीज, और उन सेट द बाउंड्रीज में एक ये भी है कि लर्न टू से नो। अच्छा बाज़ औक़ात ब्लंटली नहीं आप ना कहते, आप उसके लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाते हैं। आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप ये नहीं कहते मैं कभी भी अवेलेबल नहीं हूँ। अगर मेरे पास वक्त होता तो यकीनन मैं रुक जाती, बस मेरी कहीं और अपॉइंटमेंट है। आप बड़ा पोलाइटली इस तरीके से बताते हैं कि इस दुनिया के अलावा भी मेरी कोई दुनिया है, तुम 4 लोगों के अलावा भी 4 लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। समटाइम्स आप उसके लिए टाइम डिलेइंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि अच्छा आपने ये काम अच्छा मैं कर दूंगा, लेकिन इस वीकेंड मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट वीकेंड आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए 2 घंटे निकालूं। अच्छा नेक्स्ट वीकेंड हम आपके साथ चलेंगे। आप उसमें टाइम डिलेइंग टेक्निक के जरिए उन्हें बताते हैं कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अपनी शराइत पर अपनी मसरूफियात देखते हुए अपनी मर्जी से तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये बड़ा अहम है। उस ना का फ़ायदा क्या होगा फिर? उस ना का फ़ायदा ये होगा कि फिर बार बार आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि ये आदमी बार बार यूज़ नहीं होगा, फिर वो कोई और शिकार ढूंढेंगे, वो ऐसा आसान हदफ जिससे वो कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे ही तवक्को है, अगर तुम इस इदारे में ना होते तो पता नहीं क्या होता, सारा बोझ तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर कि एक और बंदा ढूंढेंगे और उसके साथ ये गेम शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमने बीवियों के बारे में बात कर ली। जब बहू पहली दफ़ा घर आती है, शादी होकर आती है, तो ससुराल उसको इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जैसे उसे ही सब कुछ करना है। हमने वर्किंग प्लेस पर भी बात कर ली कि किस तरह से हमें ना करना होगा और उसका तरीक़ाकार हमें किस तरह से इख्तियार करना होगा। अगर हम वैसे एक मियाँ बीवी को देख लें, वो भी आपस में एक दूसरे को ना नहीं कर पाते। बीवी ने कुछ मांग लिया, कुछ कहा, या शौहर से कोई डिमांड की तो शौहर हर बार हाँ ही कहेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शौहर अगर कोई भी बात, कोई भी डिमांड हर वक्त एक खातून से कर रहा है या उससे कुछ ऐसी सोच रखता है कि वो ये खुद ही कर देगी या ऐसा ही होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि खातून भी उस वक्त हर वक्त अवेलेबल है या वो करने के लिए वो एग्री है। तो यहाँ पर वो लागू किस तरह से होगा? ये सिर्फ लर्नड बिहेवियर्स हैं। हमें सोचना होगा कि किस जगह पर इमोशनल ट्रैप्स बिछाए जा रहे हैं। मैं सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई और तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते। ये मुझ जैसी सादी बीवी मिली है तो आपको पता लगा, कोई और होती ना तो आपको लग पता जाता। ये मेरा ही हौसला है, मैं कैसे आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। ये वो फिक्रे हैं जो आपको मुसलसल उस उलझन में, उस दलदल में फंसाते रहते हैं कि इसने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो ये छोटी सी बात ही है ना कि अपने भाई को छोड़ दो, इतनी छोटी सी बात ही है ना कि माँ को छोड़ दो, अपने बहन भाइयों से ना मिला करो, ये भी तो छोड़ के आई है ना। ये सारे इमोशनल ट्रैप्स हैं। यहाँ पर आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको कॉन्शियस अवेयरनेस चाहिए और दोनों का आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। हम दोनों पार्टनर्स हैं ना, मगर होता यह है कि हम अपने दिल में खिचड़ी पकाते रहते हैं और ज़ुबान से वो बात कहते हैं, वो पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। देखिए, आप लाइफ पार्टनर को ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं लाए थे कि ये मेरी गुलाम होगी या ये मेरा गुलाम होगा। आप वर्ड यूज़ करते हैं लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर में दूसरे की भी मर्जी होती है, उसकी भी आज़ादी होती है। डिस्कस किया जाता है कि इस वीकेंड आपकी मर्जी के मुताबिक ये करते हैं, अच्छा अगले वीकेंड ये करते हैं, इस जगह पर ये बिहेवियर करना चाहिए, इस जगह पर ये करना चाहिए। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इस तरह के मसाइल से हमें निकाल सकती है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ना कहना कितना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे मुनासिब है, उसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, और अगर आप सभी को खुश करते रहेंगे तो उसके मुज़मिरात क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या होंगे,
होंगे। तफसीलन डॉक्टर साहब ने उस पर रोशनी डाली। बिल्कुल, और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि हर मामले पे, हर जगह पर, हर एक के सामने हाँ नहीं कहा जाता, बल्कि ना करने का कॉन्फिडेंस भी हमें ही उन्हें देना होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आखिर में बात कर लेते हैं कुछ महंगाई के तूफान की, जिसका इस वक्त आवाम को सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जिसके बाद रोज़मर्रा की ज़रूरियत की अशिया में बेपनाह इजाफा हो चुका है और आवाम बेहाल है। बिल्कुल ऐसे जुनैद, सब्जियां हैं, फल हैं, दीगर अशिया खुरनोश हैं, तमाम की कीमतें बेतहाशा इजाफे के साथ देखी जा रही हैं। दुकानदार और शहरी दोनों ही महंगाई से शदीद परेशान नज़र आते हैं। इस्लामाबाद में, दीगर शहरों में भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हैं हमारे साथ मौजूद आफ्ताब जहां, और उसके साथ ही हमारे साथ अरीबा आफ्ताब लाहौर से हैं, और हम कराची का भी रुख करेंगे। मौजूद यूसुफ भी होंगे हमारे साथ मुल्तान से, और हमारे साथ समीर राजपूत होंगे हमारे साथ। तो हम ये तमाम शहरों का हाल जानते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ आफ्ताब जहां मौजूद हैं। आफ्ताब जहां, आप बताइएगा, इस्लामाबाद तो वैसे भी पूरा एक हफ्ता लॉकडाउन की सूरत हाल वहाँ पर रही है, दोनों शहरों को, जुड़वा शहरों को बंद रखा गया है, तो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है वहाँ पर? बिल्कुल जुनैद और विशाल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में, और अमूमी तौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि इस बाज़ार में शहरियों की ख़ासी तादाद जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए हमें नज़र आती है, अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी करते हुए नज़र आती हैं। इस वक्त हम मेरे साथ यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों को गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी बढ़ा दिए किराया, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, और शहरी क्या कहते हैं? तकरीबन पेट्रोल का महंगा होना ये एक महंगाई का एक पहला फिगर होता है, और इसमें ख़ास तौर पे हमारा एक आवाम के साथ डायरेक्टली डील होती है। आज काफ़ी लोग ख़रीदारी करते हुए एक परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि महंगाई, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है कि 150-200 रुपये यानी कि सेल हो रही है, तमाम सब्ज़ियाँ इसी तरह की। ये महंगाई की वजह ये सिर्फ किराया है, हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किलात है। आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग पीछे से सब्जियां भी लेके आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सरकारी नरखनामा भी दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं? सर में अगर बात की जाए ना, तो रेट लिस्ट के हवाले से कि जो हमें सरकारी रेट दिए जाते हैं, सरकारी रेट वाले जो इंतज़ामिया होती है वो ना मंडी में जाती हैं, और ना मंडी में से परचून किसी दुकानदार से वहाँ के रेट के बारे में मालूमात करती हैं, चूँकि उनका एक सरकारी एक निज़ाम है कि फ़ोन पे आज रेट। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां हमारे साथ मौजूद थी। और इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है, दीगर शहरों की क्या है वो जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से समीर राजपूत। समीर राजपूत, कराची में कितनी महंगाई है, कितना इजाफा हुआ हालिया दिनों में, और लोगों की दुहाई क्या है? देखिए जी, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने कराची के गरीब शहरियों से जो है 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। तमाम तर जो ज़रूरियात अशिया हैं, ख़ासकर बात करें दालों की, तो दालों में भी जो है होशरबा इजाफा देखा जा रहा है उनकी कीमतों में, और सब्ज़ियां भी जो है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों की पहुँच से तमाम तर अशिया जो है वो दूर हो चुकी हैं। शहरियों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि तबके पर जो है इसके असरात जो है महंगाई के क्या मुरतब होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई, जब पेट्रोल बढ़ता है, कितनी महंगाई आप देखते हैं कि कितनी एकदम से महंगाई हो जाती है, और किस तरह गुजर बसर होता है महीने में? भाई पेट्रोल में बढ़ते हैं 10 रुपये या 20 रुपये। परचून की दुकान पे या सब्जी की दुकान पे जाओ तो एक चीज़ पे ये 20 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, वो 150 रुपये किलो, 125 रुपये किलो। अब बताइए कहाँ से पूरा करेंगे इतनी महंगाई में? आप बताएं मेरे को, किस तरह पूरा करेंगे हम? बहुत शुक्रिया समीर राजपूत, आप हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तबका कोई भी हो, इस वक्त वो पिस रहा है महंगाई की चक्की में। हम रुख करेंगे लाहौर का। अरीबा आफ्ताब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। अरीबा, आप बताइएगा लाहौर के शहरी क्या कहते हैं और कितना इजाफा हुआ है कीमतों में? हाँ जी बिल्कुल जुनैद और इशाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो है अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें भी जो है वो आसमान से बातें करने लग गई हैं। महंगाई की लहर ने शहरियों का जीना हराम करके रख दिया है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा, शहरियों का शिकवा है कि दुकानदार चीज़ें जो है वो सरकारी नर्ख पे देते नहीं, चीज़ें महंगी दे रहे हैं। दुकानदार मजबूर हैं क्योंकि जो पेट्रोल बढ़ा है, कभी कुछ नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी गैस नहीं है, हर चीज़ का जो है ना इशू इसमें शामिल हो जाता है।
तो हर चीज़ हमें भी महंगी मिल रही है, तो हमें भी मजबूरन महंगी बेचनी पड़ती है। शहरी भी मजबूर है, हम बहुत भी शुक्रिया मजबूर हैं, अरीबा। वो भी सच्चे और हैं। इसी तरह से मुल्तान का रुख करते हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है बताएंगे माजन यूसुफ। माजन यूसुफ, पेट्रोल मसनद की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरिया कितनी महंगी हुई मुल्तान में? जी जुनेद और इशाल, इस वक्त मैं मुल्तान में कैंट जो बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर हम महंगाई की सूरत हाल की बात करें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद जो सूरत हाल है मार्केट की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस वक्त शहरी मौजूद हैं, पहले इनसे भी जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। इनसे हम पूछते हैं, जी बताइएगा महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितनी परेशानी है अभी आपको जो पेट्रोलियम मसनूआत एक मरतबा फिर से बढ़ी है? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई ना पूछे, महंगाई का तूफ़ान इस टाइम इतना तेज़ है कि हर बंदा बेचारा गरीब आदमी पिस रहा है। क्या करे, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब ये दुकान है, हर चीज़ घी, चीनी, आटा और सारी चीज़ें ऐसे महंगाई हो गई है जैसे आसमानों को छू रही है। क्या करे गरीब आदमी। और इन तमाम शहरों में, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, यही सूरत हाल अवाम की दुहाई है कि महंगाई को कम किया जाए। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदगान आफ्ताब जहां, समीर राजपूत, अरीबा आफ्ताब और माजन यूसुफ हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे इन तमाम शहरों से। और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त से कि वो जो आवाम को कुछ रिलीफ फ्राहम करें, क्योंकि इस वक्त महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि गरीब इंसान जो है वो तो अपनी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर पा रहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।